डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। आप अपनी फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप सवाल और ईमेल के माध्यम से हमारे विशेषज्ञों तक अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। हम साथ ही साथ इन विषयों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी देते हैं, यानी हमारे किसान नई तकनीक, अलग अलग फसलों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, ये भी हमारा प्रयास रहता है। तो आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे रबी मक्का की खेती के बारे में। इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो सीधा आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061, टोल फ्री यानी ये निःशुल्क है। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपने सवाल हमें टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। 8800520717, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल पता भी नोट कर लें, हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, ये ईमेल आईडी भी आपके लिए इस कार्यक्रम के दौरान इस पे जितने भी सवाल आएंगे उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जैसा कि आज हम बता चुके हैं आपको, हम बात करेंगे पॉली हाउस में खेती यानी संरक्षित खेती पर, और साथ ही हमारा दूसरा विषय है रबी मक्का की खेती। आइए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे दो विशेषज्ञ से, जो कि आज के विषय पर हमें विस्तृत जानकारी देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मामचंद सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जो हमारा पॉली हाउस का विषय है उस पर आप हमें विस्तार से जानकारी देंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा, नई दिल्ली में। और दूसरी मेहमान जो है वो है डॉक्टर सीमा सेफट। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना, पंजाब से। डॉक्टर सीमा, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो मक्का से जुड़ा जो हमारा विषय है यानी रबी मक्का की खेती, उससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो उनका जवाब डॉक्टर सीमा देंगी, और जो भी रबी मक्का से जुड़ा हुआ जो विषय है इसके बारे में उनसे हम और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मामचंद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं और इस बार भी हम जानते हैं कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया कि इस बार भीषण ठंड होगी। जी बिल्कुल। इसी तरीके से गर्मियों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। बरसात का भी अब कोई पता नहीं चलता कब कितनी बारिश हो जाए, कहाँ ज़्यादा हो जाए, कहाँ बारिश हो ही ना, यानी बारिश का वितरण भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन, उसका प्रभाव हम साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं और कृषि इससे काफ़ी प्रभावित होती है। वही दूसरा पक्ष ये भी है कि आज के समय में किसान हर समय कुछ ना कुछ अपने खेतों में उगाना चाहता है ताकि एक साल भर आय उसकी सुनिश्चित रहे। ऐसे में ये विषय कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी अगर हम देखें तो नवंबर ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर में, जब हम अक्टूबर में ये बात कर रहे थे कि अब फसल लगाने का समय आ गया है, जैसे संरक्षित खेती की आप बात करते हैं तो संरक्षित खेती में अक्टूबर के मध्य तक भी एक सामान्य से अधिक तापमान बना रहता है। जी जी। तो हम सभी जानते हैं कि संरक्षित खेती में अगर हम एक सामान्य तापमान बनाएं तो उसके लिए एक तो हमें पॉली हाउस को अक्टूबर के मध्य तक भी ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि जो फसलों के लिए उत्तम तापमान है वो 20±2 डिग्रीज का होता है। तो यानी कि अगर रात का तापमान हम देखें तो वो 18 डिग्री होना चाहिए और दिन का जो तापमान है वो 22 डिग्री या 24 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। तभी हम ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस में बहुत अच्छी गुणवत्ता की फसल उगा सकते हैं। मेरा उगाने से अभिप्राय है ये है कि अगर हम पौधों की रोपाई करते हैं तो अगर तापमान अधिक होगा तो उनकी जो वृद्धि है बहुत आवश्यकता से अधिक
तेजी से होती है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा तापमान पर जो वृद्धि होती है वो पौधे लैंकी हो जाते हैं। लैंकी का मतलब है पतले बढ़ते हैं और उनमें उतना तनाव नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। जी जी। तो उनको अगर हमें रस्सियों के सहारे जल्दी से बांधना पड़ता है तो किसान इस बात की सावधानी रखें, जिन्होंने सितंबर के द्वितीय सप्ताह से ही अपनी फसल लगानी शुरू की थी संरक्षित खेती में, तो वो अक्टूबर आने तक 1 महीने में लगभग 4 से 5 फीट की हाइट ले लेते हैं। और उस दौरान हम देखते हैं कि जो पत्तियों के बीच की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर एक गांठ से दूसरी गांठ की दूरी बढ़ जाएगी तो हमें दूरी पर फूल आने वाली ब्रांच मिलेगी, शाखा मिलेगी, जिस पर फूल आएंगे और फल आएंगे। तो किसानों को ये सावधानी रखनी है कि एक तो जो पॉली हाउस है उसमें थोड़ी सी छाया बना के रखें, और प्राय दोपहर के समय में ही छाया बनाएं। सुबह और शाम के समय में छाया, ये जो जैसे हमारी एल्यूम नेट होता है या छायादार नेट होता है, हरे या काले रंग का होता है, जिसको हम दोपहर के समय में छाया थोड़ा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शाम के समय जैसा कि तापमान रात को गिर जाता है, और आप देख रहे हैं कि अक्टूबर से ही तापमान एकदम से गिरना शुरू हो गया था। जी जी। तो दिन में तो अधिक रहता था और रात को तापमान काफी गिर जाता था। जो रातें हैं सर, वो जो अमूमन होना चाहिए सामान्य से जो तापमान हम उम्मीद करते हैं जो रहना चाहिए उससे नीचे जा रहा है। रातें ठंडी हैं और दिन का तापमान अधिक है, तो उस हिसाब से देखिए, आप खुले खेत में तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप तापमान को, ना दिन के तापमान को ना रात के तापमान को, लेकिन पॉली हाउस में ये व्यवस्था होती है, ये आपके पास तकनीक होती है कि इंटरनल जो उसका तापमान है उसे आप रेगुलेट कर सकते हैं सब्जी आपकी जो फसलें हैं उसके अनुसार। तो यही खासियत भी है इस विधि की, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के समय की मांग भी है, चाहे आय बढ़ाने की बात करें या फिर जो हम मौसम का मिजाज देख रहे हैं कि मिजाज अचानक से कभी बिगड़ जाता है, जिसका खमियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ता है। तो कम से कम यहाँ पर एक सेफ्टी उनके लिए है। आइए इससे जुड़ी रिपोर्ट देख लेते हैं हम। पॉली हाउस में खेती कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद फसल उगाई जाती है। हमारे यहाँ किसान शुरू से ही खुले में खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव जैसे अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कीटों आदि से भी फसल के नुकसान की आशंका रहती है। लेकिन पॉली हाउस में खेती करने से किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से छुटकारा पा सकते हैं। पॉली हाउस में खास तौर से ज्यादा उत्पादन देने वाली और ऐसी सब्जियों को लगाना फायदेमंद रहता है जिनका बाजार भाव ज्यादा मिलता है, जैसे रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर, बीज रहित खीरा, लेट्यूस, ब्रोकली और लाल पत्ता गोभी। साथ ही इसमें कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बेमौसमी सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। पॉली हाउस का इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। पॉली हाउस में खेती के कई फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए काफी जरूरी है। लेकिन पॉली हाउस बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा कम चलती हो, दिन भर धूप रहती हो, साथ ही सिंचाई की भी उचित व्यवस्था हो। पॉली हाउस की दिशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, जिससे सूरज की रोशनी पौधों को दिन भर ज्यादा समय तक मिलती रहे। पॉली हाउस में खेती शुरू करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी फायदेमंद रहता है। तो ये थी पॉली हाउस से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं, मसलन अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी फसलों के लिए पॉली हाउस को अपना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कहाँ से बनवाएं, क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का अनुदान है, कौन कौन से टेक्निकल सपोर्ट इसमें आपको मिल सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको कार्यक्रम में देंगे। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय के बारे में, जो है कि मक्का की खेती, रबी मक्का की खेती पर बात करते हैं। डॉक्टर सीमा, आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी बिल्कुल। जी, तो जैसे कि मक्का की बात करते हैं, और मक्का भी एक ऐसी फसल है जिसके बहुत सारे उपयोग हैं, चाहे वो हम इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें या फिर फीड की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हम इसे भोजन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और विश्व स्तर पर ये लोकप्रिय फसल है। और अच्छी बात यह है कि रबी मक्का की भी हमारे किसान खेती कर सकते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण है इस वक्त की ये फसल? मक्का एक ऐसी फसल जो तीनों सीजन में होती है, चाहे इसकी बात या रबी। अब जो ये 3 सीजन है उसमें रबी मक्का का अपना है। क्यों देखा जाए, रबी मक्का जो होती है वो लंबी अवधि की होती है, खरीफ और जायद का में। दूसरा, इसकी जो उपज क्षमता होती है मक्का की, वो रबी में सबसे ज्यादा हमें उपज मिलती है इसकी। तो इस तरीके से इसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है कि जो ये मक्का, रबी मक्का जो बिहार, जो हमारे सेंट्रल इंडिया के या साउथ इंडिया है, जिसके अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं, उनके अंदर ये रबी मक्का ली जाती है। तो लंबी अवधि होने के कारण, अनुकूल क्लाइमेट वातावरण होने के कारण इसकी उपज काफी बढ़ जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। धान और गेहूं के बाद अगर तीसरा नंबर किसी खाद्यान्न का आता है तो वो मक्का आता है। और इसे सिर्फ खाने के रूप में नहीं देखा जा रहा, ना ही इसे पशुओं के चारे के रूप में देखा जा रहा है। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो उभर के आया है वह है इंडस्ट्रियल क्रॉप, कि ये औद्योगिक क्षेत्रों में आज मक्का की बहुत मांग बढ़ी है। क्यों? पहले तो ये पोल्ट्री सेक्टर में ही दाने के रूप में यूज की जाती थी, लेकिन अब जब से इथेनॉल जो स्टार्च इससे जो बनना स्टार्ट हुआ है, और पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात चल रही है, उसके बाद से मक्का का और भी डिमांड बाजार में बढ़ गया है। और रबी मक्का अगर ज्यादा उपज होगी तो हमारे जो देश में है इसका अत्यधिक उत्पादन होगा। उत्पादन अधिक होने से यह जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया या पोल्ट्री सेक्टर हो गया, उसकी डिमांड को हम पूरा कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि इसकी औद्योगिक मांग भी है और कई तरह के इसके इस्तेमाल है। एथेनॉल के बाद जो स्टार्च रिच होता है, मक्का की बात करें तो उसमें स्टार्च काफ़ी मात्रा में होता है, जिसे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में भी और खाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं बहुत तरह के उत्पाद इससे बनते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी होते हैं, काफ़ी चाव से उन्हें खाया भी जाता है। आइए मक्का पर, रबी मक्का पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अपने कॉल्स भी आप तैयार रखें, अपने सवाल व्हाट्सएप, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर करें। भारत की मुख्य फसलों में से एक है। इसका उपयोग मानव आहार, पशुओं को खिलाने वाले दाने और भूसे के रूप में होता है। हमारे यहाँ आमतौर पर रबी मौसम में मक्का की फसल से अधिक उपज ली जा सकती है। दोमट मिट्टी रबी मक्का के लिए उपयुक्त होती है। आमतौर पर 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हेरा से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अगर नमी की कमी हो तो पलेवा करके खेत की तैयारी कर लें। रबी मक्का के लिए 20 से 22 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें, जिसे लगभग 85 से 90 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सके। बुआई से पहले बीज शोधन जरूर करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। मृदा प्रशिक्षण न होने पर बुआई के समय सामान्यतः संकर मक्का के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटैश और 40 किलोग्राम सल्फर, और संकुल मक्का के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटैश और 30 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दें। अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो तो बुआई के पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिट्टी में जरूर मिलानी चाहिए। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 से 4 बार निराई गुड़ाई की जरूरत रहती है। खड़ी फसल में अधिक नमी के कारण खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। निराई गुड़ाई की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने का डर रहता है। बता दें कि खरपतवार उगने के समय उखाड़ देना सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। मक्का की फसल के लिए खरपतवार नाशी दवा का
उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी रबी मक्का पर, और आइए कॉलर से बात करते हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन है जो कि बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं उनसे। जी सर बताएं, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी उसको क्या किया जाएगा? फिर से बताएं सवाल अपना, क्या कह रहे हैं? दवाई को किया जाएगा मक्का की खेती में। मक्का में क्या दिया जाएगा? दवाएं कौन सी दी जाएंगी? पौधा में लगा कीड़ा लगा हुआ। कीड़ा लगा हुआ है। डॉक्टर सीमा, ये बिहार से हमारे दर्शक हैं, बेगूसराय से, और मक्का की फसल में बता रहे हैं कीड़े लगे हैं, क्या करें? कौन से मतलब बीमारियों पर, कीड़ों पर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से कीटों का खतरा रहता है आमतौर पर? अभी आपकी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ उससे कि अभी इनकी मक्का कितने महीने की है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप हमारे साथ बने हुए हैं? अभी कट गया सर, मैम फोन कट गया इनका। चलिए हम जनरल बात कर लेते हैं कि बिहार के जो रीजन है, जो अभी रबी सीजन का जो मक्का है, उसमें कौन कौन से कीट लग सकते हैं। जी जी। उन्हीं के अनुसार वो अपनी दवा का चुनाव कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा लगता है वो एक फॉल आर्मी वार्म है। फॉल आर्मी वार्म में क्या होता है कि एक सुंडी होती है जो पौधे की जो गोब होती है, जो बीच का जो पत्तों के जो बीच का जो तने और उसका भाग होता है, उसके अंदर ये लगती है। ये क्या करती है, पत्तियों से पौधे को खाना स्टार्ट करती है और एक पेपर जैसा पत्ती बन जाता है और नीचे तक ये पहुंच जाती है। अगर इस टाइप की लट देखते हैं, इस तरह का आप देख रहे हैं कि आपकी फसल में नुकसान हो रहा है। और एक चीज और है, जब भी ये लट खाती है तो खूब सारा एक्सक्रीटा, बहुत सारा मतलब उस पत्ती का चूर्ण कर देती है। दूसरा, भूरे रंग की होती है, इसका जो चेहरा होता है लट का, उसके ऊपर वाई, मतलब अपने अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वाई, वैसी संरचना होती है। और पीछे की जो टेल जो रीजन होता है, उस पे 4 स्पॉट होते हैं। अगर आपको ऐसी लट दिखाई दे रही है और ऐसे अगर उस मक्का की फसल में आपको अगर नुकसान दिखाई दे रहा है, तो ये फॉल आर्मी वार्म कीड़ा हो सकता है। और ये कीड़ा इतना नुकसान पहुंचाता है कि 24 घंटे के अंदर ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। अच्छा। इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करें, एक दवाई आती है जिसका नाम है क्लोरानाइट्रोप्रिनोल, इसको वैज्ञानिक भाषा में बोला जाता है, और ये बाजार में कोराजन के नाम से मिलती है। जी जी जी। काफी इफेक्टिव दवाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। और जो दवा की मात्रा है वो मैं आपको संस्तुत कर देती हूँ कि इस दवा के लिए आप क्या कीजिए, आधा ml, मतलब 0.4 ml, आधा ml 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। उस घोल को मतलब ऐसा करके आप 80 ml 1 एकड़ के हिसाब से दवा लीजिए और उसको 150 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव। और छिड़काव करते समय क्या सावधानी आपको रखनी है कि जो गोब है, जहाँ पे वो कीड़ा है, वहां अपने जो स्प्रेयर का जो नोजल है उसको अंदर तक रखें, ताकि वो उसका इफेक्ट काफी मात्रा में बढ़े। एक दवाई तो ये हो गई। दूसरी दवाई है इमैक्टिन बेंजोइट, ये भी बहुत अच्छी दवाई है। इसकी जो मात्रा रहती है वो 80 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से रहती है। इसका मतलब आधा ग्राम 1 लीटर पानी में घोल लें और 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में ये पूरी मात्रा घोल के और उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये काफी इफेक्टिव है। पहली तो हो गई कोराजन, दूसरी हो गई इमैक्टिन बेंजोइट, जो फॉल आर्मी वार्म को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है। अगर दूसरे कीड़े की बात करें तो एक होता है स्टेम बोरर, जिसको तना छेदक भी कहते हैं। तना जी मुझे आपको यहाँ पे रुकना होगा डॉक्टर सीमा। एक्चुअली हमारे लिए अभी ब्रेक का समय हो गया, तो जैसा कि आपने स्टेम बोरर के बारे में बताया, तो इसके बारे में और विस्तार से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, दर्शकों से कहेंगे अपने सवालों के साथ तैयार रहें। इस ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जी। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। पहला हमारा आज का विषय है संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस में खेती। साथ ही आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं रबी मक्का की खेती के बारे में। इन दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें, हमारे विशेषज्ञों से डायरेक्ट लाइव बात करें। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम जी हमारे साथ, रामचंद्र जी, जिन्होंने बिहार से कॉल लगाया है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। रामचंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? दिसंबर माह में कौन सा मक्का का फसल लगाना चाहिए जो कि उपयुक्त होगा, और उसमें क्या क्या केमिकल देना चाहिए उसमें? दिसंबर में ना, इसी मतलब अगला महीना जो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं। डॉक्टर सीमा सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। ये हमारे दर्शक है रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र मेहता जी, मधेपुरा बिहार से, और ये जानना चाहते हैं कि दिसंबर में कौन सी मक्का ले सकते हैं, कौन सी किस्म ले सकते हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे किया जाए? देखिए, जो बिहार प्रांत है वो मक्का के लिए काफी अच्छा प्रांत माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जो रबी मक्का काफी एरिया में होता है, जिसमें कटिहार हो गया, आपका समस्तीपुर हो गया, ये वाले रीजन आते हैं जिनकी जो उत्पादक क्षमता है वो काफी होती है। वैसे तो उपयुक्त समय जो होता है वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो रबी मक्का का होता है कि किसान भाई निवेदन है कि इसी बीच में अगर वो मक्का की बुआई करते हैं तो काफी रहेगा। लेकिन अभी टेम्परेचर जो देख रहे हैं हम, अभी इतना नीचे नहीं गया है, तो अभी भी इस रबी मक्का को लेट नहीं माना जाएगा। जो बिहार प्रांत के लिए जो किस्में हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार के लिए कौन कौन सी वो किस्में ले सकते हैं, जिसके अंदर गंगा 11 है, ये बहुत अच्छी मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है मक्का की। दूसरी है DHM 103 और DHM 105, ये दूसरी वैरायटी है जो भी इस समय आप लगा सकते हैं बिहार प्रांत के लिए। और एक वहाँ पे बिहार जो विश्वविद्यालय है वहीं से निकली हुई मक्का है जिसका नाम राजेंद्र हाइब्रिड मक्का 1 है, और एक राजेंद्र शंकर मक्का 2 है। ये भी बहुत अच्छी किस्में हैं जो बिहार प्रांत के लिए ही निकाली गई हैं। और इसके अलावा शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, शक्तिमान 3 और एक शक्तिमान 4, ये पूरा सीरीज है शक्तिमान का, जो भी बिहार प्रांत के लिए काफी रबी सीजन के लिए काफी अच्छी वेराइटीज हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर वेराइटी जिसका नाम धवल है, जो रबी मक्का के लिए बिहार के लिए संस्तुत की गई है। तो ये काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनको रबी मक्का में लगाया जा सकता है, और इनकी अवधि 175 से 180 दिन की होती है। तो ये तो बात हो गई किस्मों की।
और अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, जो उनका दूसरा सवाल था इसी के कंटिन्यूअस में, तो पहली तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी मृदा की जांच के अनुसार अगर पोषक तत्व प्रबंधन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसकी जानकारी नहीं है तो बिहार प्रांत के लिए संस्तुत किया गया है कि 150 किलो नाइट्रोजन यूरिया के थ्रू दे दें आप, है ना, और इसके अलावा 80 किलो फास्फोरस DAP के थ्रू दे सकते हैं। और जो पोटेशियम की बात करें, कई बार किसान पोटेशियम को नहीं देते हैं MOP के थ्रू, म्यूरेट ऑफ पोटाश के थ्रू, सिर्फ नाइट्रोजन और DAP ही यूरिया और DAP ही देते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि पोटेशियम रबी मक्का के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए आप 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम ज़रूर दें। और बिहार का जो प्रांत है वहाँ पे जिंक की भी कमी देखी गई है। अगर आपकी मृदा में जिंक की कमी के लक्षण आते हैं तो आप 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर से बुआई के समय आप इसको दे सकते हैं। तो एक संस्तुत बैलेंस्ड, जिसको कहा जाता है कि हर पोषक तत्व मृदा में दें, जिससे आपकी फसल की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़। जी जी बिल्कुल। अब हमारे साथ एक कॉलर है, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में आपका। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। जी जी। मैं जानना सर ये चाहता हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं ज्यादा गर्मी तो कहीं ज्यादा बरसात, कहीं ज्यादा जाड़ा पड़ता, तो ऐसी जगह में जो पाली हाउस में हम लोग संरक्षित खेती करते हैं, उसमें मैं कौन सी खेती करनी चाहिए जो फायदेमंद हो, कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी चीज जो मक्का होता है, जब परिपक्वता के समय में आ जाता है तो इसी समय में हम लोग उसको काट करके ऊपर धारा लगाते, मक्का का दाना जो जोड़ पे आ जाए और मजबूत हो जाए। नई नीतियों के हिसाब से हमें मक्का की कटाई किस हिसाब से करना चाहिए। जो हमारा दंखल होता है उसका हम पहले से बनाते हैं, जो जानवर को खिलाते हैं वो भी हमारा खराब हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे सवाल है, दोनों विषय से जुड़े सवाल हैं नंद स्वरूप जी के। हमारे प्रगतिशील किसान हैं ये और इनके बहुत अच्छे सवाल होते हैं। सर, पहला सवाल है पॉली हाउस के बारे में कि अच्छा ये बाराबंकी से हैं, तो हम इन्हीं के बारे में ही थोड़ा बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। बाराबंकी पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप लो कॉस्ट पॉली हाउस या कम लागत का पॉली हाउस जिसको कहते हैं, आप वही लगाएं, जिसको हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस भी कहते हैं, जिसमें कूलिंग और हीटिंग का कोई प्रयोजन नहीं होता है। सिर्फ इसको अपने हाथों से ही बंद किया जा सकता है, बाहर की कर्टेन्स को, और मैनुअल घुमा के, लीवर घुमा के इसको बंद कर सकते हैं। इसमें एक तो कम लागत आती है, दूसरा ये खीरा उगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जो किसान ज़्यादा पैसा जिनके पास नहीं है खर्चने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और खीरे की जो फसल है 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, साल में 3 फसल ले सकते हैं। और इसमें जो खीरा है, आप देखते हैं कि अधिकतर सामान्य रूप से जो समय होता है वो खीरे का सलाद बहुत खाया जाता है। 8 से 9 महीने की गर्मी होती है और 3 महीने अगर छोड़ दें, 2.5-3 महीने या पूरे साल भर सलाद खाना लोग पसंद करते हैं। और जो ये खीरा है ये ऊंची गुणवत्ता का खीरा होता है, जिसको हम स्लाइसिंग कुकुम्बर कहते हैं। इसकी स्किन नहीं उतारी जाती है, इसके अंदर बीज नहीं होता है, इसके अंदर ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है, और ये सलाद में बहुत अधिकतम चलता है। और 30 से 40 रुपए कम से कम जो इसका दाम होता है वो बाज़ार में अवश्य रहता है हर मौसम में। तो इसकी 3 फसल आप ले सकते हैं, और इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जलवायु प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्म जलवायु की ही ये फसल है। तो जैसा अभी आपने कहा कि तापमान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो अगर आप ऐसी किस्मों का चुनाव करेंगे कि जैसे एक किस्म है असलान, जो कि अभी नई आई है मार्केट में। असलान किस्म का जो कुकुम्बर होता है वो देखने में अगर थोड़ा पक भी जाएगा तो ग्रीन ही रहता है, उसके बाज़ार में दाम अच्छे मिलते हैं, और इसका साइज़ भी काफ़ी और उपज भी बाकी किस्मों से अच्छी होती है। तो जैसे मल्टी स्टार है, वो अगर सर्दी ज़्यादा भी पड़ जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से पैदावार देती है। तो सन स्टार, मल्टी स्टार 2 किस्में ऐसी हैं जिनका चुनाव उस तरह से करते हैं
कि अगर आपका फसल का मौसम सर्दियों से शुरू होकर गर्मियों में जाने वाला है तो आप इसमें सन स्टार नाम की वैरायटी लगाएं। और जो दूसरी है मल्टी स्टार, वो अगर गर्मियों से सर्दी की तरफ जाने वाले हैं तो उसका चुनाव करें, ताकि उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है कम और अधिक तापमान का, वो नहीं पड़ेगा और आपकी फसल बहुत अच्छी पैदावार देगी। जी जी। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जो नंद स्वरूप जी का दूसरा सवाल था, जो मक्के के ऊपर उनका सवाल था, इसका भी हम जवाब लेंगे सीमा जी से छोटे से ब्रेक के बाद। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं पॉली हाउस में खेती की और साथ ही रबी मक्का की खेती पर भी। और ब्रेक से पहले हमारे दर्शक नंद स्वरूप मिश्रा जी ने पूछा था कि मक्का की खेती जो है उसमें जब फसल तैयार हो जाती है उस वक्त किस तरीके से उसकी कटाई की जाए ताकि सभी जो उसके अवशेष हैं उनका भी उचित इस्तेमाल हो सके, दाना भी अच्छा मिले। सीमा जी क्या कहना चाहेंगी? कटाई से पहले मैं 2-3 चीजों का वर्णन करना चाहूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा दाना मिले। पहले तो सिंचाई का प्रबंधन हमेशा अच्छा रखें। सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन, अगर आपने अच्छे तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सभी पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें जिंक आता है, और इसके अलावा बिहार के कई प्रांतों में मैंने देखा है कि सल्फर की भी कमी होती है। अगर आपने इन 3-4 चीजों का अच्छे से मक्का को दिया है तो आपका जो दाना होगा और जो उपज होगी वो अलग ही तरह की होगी। जो दूसरी बात आती है मक्का में कि आप हमेशा सिंचाई को आवश्यकता के अनुसार दें। मक्का एक ऐसी फसल है जो अधिक पानी देने पे और बारिश का पानी खड़ा होने पे भी उस पर बहुत उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगर आपने अच्छे से उसमें सिंचाई की व्यवस्था की, जिसके अंदर अगर आपने जब पहली अवस्था होती है कि घुटने आने की अवस्था पे आपने अगर पानी अच्छे से दिया है, दूसरी अवस्था होती है जब उसमें नर मंजरी और मादा मंजरी बनने लगती है, और एक जब दाना पकने लगता है। अगर इन 3-4 अवस्थाओं में आपने अच्छे से सिंचाई का प्रबंधन किया है तो दाना सिकुड़ेगा नहीं और उसका जो उपज होगी वो काफी मात्रा में बढ़ेगी। तो कटाई से पहले मैं ये 2 चीजों का अवश्य आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने 2 चीजें अच्छे से अगर इसका प्रबंधन किया है तो आपकी उपज बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक कटाई की अवस्था की बात कर रहे हैं कि हम कटाई कब करें, तो कटाई के 2 चरण होते हैं। एक तो
तो जो मक्का का जो भुट्टा होता है, आप उसको थोड़ा सा तोड़ के देखिए। जो गोल सा जो हिस्सा होता है, जब आप उसको 2 टुकड़ों में करेंगे तो जो गोल सा हिस्सा होता है उसमें एक है ना दाने, और जो भुट्टा होता है, जहाँ भुट्टे पे जो दाने लगे होते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे काली सी हल्की हल्की सी लाइन डेवलप होने लग जाती है। अगर वो लाइन डेवलप हो जाती है तो वो सबसे अच्छी अवस्था होती है। और कुछ पत्तियां होती हैं कि वो आजकल मक्का की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिसमें तना बिल्कुल हरा रहता है, लेकिन आप कि नीचे की जो पत्तियां अगर वो सूखने लग जाती है और भुट्टे के अंदर वो जो अगर काली सी लाइन बनने लग जाती है तो वो सबसे उत्तम अवस्था होती है मक्का की कटाई की। जी जी, एक और कॉलर है, राजेश जी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हमें कॉल किया है। राजेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉली हाउस में खेती किस प्रकार कर सकते हैं और हम इसकी ट्रेनिंग कहाँ ले सकते हैं? ट्रेनिंग कहाँ से ले? एक ही सवाल है, कुछ और भी हैं आपके सवाल? फलों की या सब्जियों की हम कर सकते हैं सर, ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, जो ये एक और सवाल सर आया था, वो भी मैं ले लूँ साथ ही साथ। ये हेलो किसान के व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पास ये सवाल आया है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। इनका नाम है कमल दास, असम से इन्होंने हमें सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं क्या कोई ऑनलाइन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है पॉली हाउस प्रोडक्शन के लिए? हाँ, देखिए, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत सरकार ने पॉली हाउस अथवा संरक्षित खेती से संबंधित जो प्रशिक्षण का प्रावधान किया है वो मिशन हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किया है, जिसका पैसा सभी राज्य सरकारों को दिया जाता है और वो जिला स्तर पर जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो उनके क्षेत्र के किसान हैं या उद्यमी हैं जिनको वो प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं, वो उनका सिलेक्शन करके, ताकि वो उन्हीं किसानों के ऊपर पैसा खर्च हो जिनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है या जो उससे संबंधित खेती कर रहे हैं। तो ये मिशन हॉर्टिकल्चर के माध्यम से सभी राज्य सरकारों के जिला स्तर के केंद्रों पर उपलब्ध है। अगर ये वहाँ संपर्क करेंगे तो वो निश्चित ही रूप से सामूहिक रूप से इस तरह के किसानों को चिन्हित करके, चुनाव करके उनको हमारे जैसे संस्थान में, जैसे पूसा संस्थान में हमारा संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है और 5 दिन से लेकर 12 दिन तक का प्रशिक्षण सब्जेक्ट के आधार पर, यानी विषय के आधार पर दिया जाता है। जैसे नर्सरी प्रबंधन पर दिया जाता है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाता है और जो मुख्य फसलें हैं उनका उत्पादन कैसे करें, उनकी उत्पादन पद्धति के बारे में जानकारी देकर, दिखाकर और उनसे स्वयं करवाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसकी जो व्यवस्था है लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भी है, कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी है और जैसे पूसा संस्थान है हमारा, वहाँ पर अगर फूलों से संबंधित है तो पुष्प विज्ञान संभाग में दी जाती है प्रशिक्षण, और अगर सब्जी से संबंधित है, सब्जियों की खेती से, तो सब्जी विज्ञान संभाग में दिया जाता है, और अगर वो संरक्षित कृषि से संबंधित है तो हमारे संरक्षित कृषि केंद्र पर दिया जाता है। इसके साथ आपने पूछा है कि पॉली हाउस की खेती करने के लिए पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ कौन सी फसल सुगमता से उगाई जा सकती है। जैसे अभी मैंने खीरे के बारे में बताया, शिमला मिर्च के बारे में बताया, टमाटर के बारे में बताया कि टमाटर और शिमला मिर्च थोड़ी लंबी अवधि की फसलें हैं जो प्राय 9 महीने तक उगाई जा सकती हैं। तो उनके संरक्षण और अच्छे से उत्पादन के लिए आपको पूरे साल की तैयारी करनी पड़ती है और उन्हीं के अनुकूल पॉली हाउस की जो संरचना है उसको भी बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जिसमें सरकार भी 50% अनुदान देती है और इसकी लागत 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आती है, जिसका 50% अनुदान सरकार अपने माध्यमों से देती है। जी जी, तो देखिए सरकार की तरफ से कैसे आपको मदद की जा रही है, साथ ही हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि नई तकनीक, नए ज़माने की कृषि को वो अपनाएं और इसीलिए अनुदान भी उन्हें दिए जा रहे हैं, कोर्सेज भी हैं आपके लिए। और इसके अलावा आप इस तकनीक को अपनाएं, इसलिए लगातार प्रचार प्रसार के भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसके लाभ के बारे में जानकारी पहुंच सके। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान।
हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक दर्शक हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं उनसे। जी सर, बताएं। जी हेलो। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। प्रश्न बताइए। हाँ बहन जी, हमने अपनी छत पर ऑर्गेनिक घिया तैयार की है 50 इंच की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी हाँ जी, मैं टीवी देख रहा था अभी। जी हाँ जी हाँ जी, ये आप बोल रहे हैं कि हमने 50 इंच की घिया तैयार की है जी अपने घर में छत के ऊपर ऑर्गेनिक। अच्छा, वेरी गुड। हाँ मैं बहन जी सामने टीवी में आपको देख रहा हूँ। जी जी। गाँव में रहता हूँ, गाँव बड़ा अपना, और वैसे मैं आयुर्वेद से संबंधित हूँ। अच्छा, और भी अच्छी बात है। वैसे पढ़ाई तो मैं साथ पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने रस और रसायन का पूर्ण रूप से खोज की है। ठीक है, और कोई सवाल भी है आपका? बस यही था बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवाल को सुना। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी कॉल करने के लिए। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दर्शक कुछ नया करते हैं और वो हमें अपने अनुभव भी बताते हैं, उनका आत्मविश्वास उनकी आवाज़ में झलकता है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत बड़ा घिया उगाया है, तो निश्चित है कि वो एक अच्छी प्रजाति का होगा। तो अगर आप इसके बीज उत्पादन पर काम करें और अगर बीज उत्पादन ज़्यादा कर लें तो एक कॉमर्शियल व्यावसायिक नर्सरी उत्पादन पर काम करें कि जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो घिया के पौधों की, लौकी के पौधों की मांग बहुत बढ़ जाती है और वो ढूंढे नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे काश्तकार हैं, किसान हैं जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करना चाहते हैं। और जो घिया है, आपने देखा ही है कितना गुणकारी फसल है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि ये आगे बढ़कर और हिस्सा लें ताकि व्यावसायिक खेती को एक वृहद रूप दिया जा सके। जी बिल्कुल। अब सर जैसे हम पॉली हाउस की बात कर रहे हैं और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर इस बात को लेकर के भी आशंकित रहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे, कैसे बनवाएं और ये कब तक चलेंगे, मतलब क्या इसमें बहुत मेंटेनेंस का खर्चा तो नहीं होता? जी देखिए, अभी जो हमारे यहाँ पॉली हाउस की खेती के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो अब कई लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैल गया है। तो इसमें कई स्वरूप होते हैं। बहुत बड़े बड़े पॉली हाउस को ही हम संरक्षित खेती नहीं मानते हैं, छोटे पॉली हाउस को भी हम अपना सकते हैं। और जैसे कि अभी बात चल रही थी कि कुछ समय के लिए ही संरक्षण देने की बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे
ज़्यादा तापमान पे छायादार नेट लगाकर आप धनिये की खेती कर सकते हैं, सीज़न से पहले कर सकते हैं, जो बाज़ार में आ जाए। आपने अभी देखा होगा कि लेट्यूस की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है सलाद के लिए, और वो 30 से 35 दिन में ही फसल आ जाती है। किसान सपना भी नहीं देख सकते हैं कि 30 से 35 दिन में, 40 दिन में उनका लगाया हुआ पैसा उनकी जेब में वापस भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही तेजी का चक्र है पैसे किसान के वापस आने का, आमदनी होने का। और पॉली हाउस हमने देखा काफी सक्सेसफुल भी है ये। तो जो लो टनल सिस्टम है उससे भी ऐसी खेती की जा सकती है जिससे कि हम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक अग्रिम फसल उगाकर बाजार में जो ज़्यादा भाव होता है उसको ले सकते हैं और हमारी आमदनी बढ़ सकती है। तो इसी के साथ साथ मैं किसानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो पॉलीथीन है उसका भी मटेरियल बदल गया है, उसमें कूलिंग एडिटिव आ गए हैं और उसकी मोटाई भी कम हो गई है। कितने माइक्रोन तक सर होनी, यानी कि लागत भी कम हो गई है। तो आज किसान 160 माइक्रोन तक या 100 माइक्रोन तक भी खेती के लिए पॉली हाउस अथवा संरक्षित संरचनाएं बना सकते हैं जिनकी लागत जिनकी लागत भी लगभग 1/4 होने जा रही है। जी 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 ठीक है। बहुत सारे मेरे पास और भी सवाल सर पॉली हाउस से जुड़े हुए व्हाट्सएप सवाल भी आए, वो भी मैं बारी बारी से लूँगी, लेकिन उससे पहले सीमा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, मक्के की फसल से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। उसके बाद सीमा जी मैं आपके पास आऊँगी, रबी मक्के से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें आपसे जानेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और आइए अब सीमा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, अब जब हम बात कर रहे हैं रबी मक्का के बारे में, तो ऐसे में ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं। और इस वक्त, क्योंकि आपने भी बातचीत में बताया कि थोड़ा तापमान उथल पुथल हो रहा है, जो सही समय था अभी भी दिसंबर तक, उसे लेट नहीं कहेंगे, तो क्या सजेस्ट रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत से किसानों ने, जहाँ ये मक्का उगाई जाती है, मोस्टली बिहार और जो कर्नाटक और इसका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया है, उनमें सबने बुआई कर ली होगी, क्योंकि जो इसका ऑप्टिमम बुआई का समय है वह 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है।
और उन्होंने अच्छी तरीके से अगर जो नाइट्रोजन की जो शुरुआत में मात्रा होती है फास्फोरस की, पोटेशियम की दे चुके हैं। अच्छी अगर आपने स्पेसिंग रखी, मतलब कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी, और अच्छी तरीके से अगर उसमें कितने पौधे 1 हेक्टेयर में आने चाहिए, 80 से 88 हजार 1 हेक्टेयर के अंदर पौधे आने चाहिए। अगर ये सब चीजें आप कर चुके हैं तो आगे हम क्या ध्यान रखें कि दिसंबर के बाद जो जैसे हम क्लाइमेट की भी बात कर रहे हैं कि ये बीच टेम्परेचर उतना नीचे नहीं जाता है, तो जिन किसान भाइयों की बुआई रह गई है वह कर सकते हैं, क्योंकि रबी मक्का में अभी भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिनों में अब तापमान नीचे गिरेगा। तो अगर जिन किसान भाइयों की बुआई नहीं हुई है वह जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दें, और जो बुआई कर चुके हैं वह आगे 3 चीजों का ध्यान रख सकते हैं। पहली तो मैं बात कहूंगी कि जब कोई क्रांतिक अवस्था आती है, जैसे अब सिर्फ नाइट्रोजन का ही आप प्रबंधन करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि नाइट्रोजन की जो दूसरी मात्रा आपको छिड़काव के रूप में देनी है, और तीसरी जो मात्रा देनी है जैसे कि 35 दिन बाद और उसके बाद 55 दिन, जब मादा मंजरी और नर मंजरी आने वाली अवस्था होती है, उस समय ध्यान रखें कि यूरिया की मात्रा जरूर आप मक्का की फसल को दें। दूसरी बात मैं करूंगी सिंचाई की, जितनी भी आर्थिक अवस्थाएं हैं जैसे घुटने की अवस्था, अगर इस घुटने की अवस्था पे मक्का आ जाती है और आप उस समय अगर पानी नहीं देते हैं तो उतना नहीं मिलेगा। तो आगे रहने वाली बातें। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि तापमान अगर अत्यधिक बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो किसान भाई अपने अनुभव के आधार पर भी सिंचाई दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात मैं बात करूंगी कि जितने भी रोग होते हैं या कीड़ों का प्रकोप इस फसल में होता है, लेकिन रबी मक्का में बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि खरीफ में क्या होता है कि उमस बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी हो जाती है, तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है, उमस भी बहुत ज्यादा रहती है। तो वो वाली सिचुएशन रबी मक्का में नहीं होती कि यहाँ पे तापमान उतना जाता नहीं और ना उतनी उमस होती है, तो बीमारियां कम। लेकिन जो कीड़े जिनके अंदर कई सारी जो लठ लग जाती है, बोरर जिनको कहते हैं, कि वो एकदम मक्का की जो सूंडियां होती है उनका निरंतर रखते रहें, और बदलते परिवेश जो वातावरण का माहौल बदल रहा है उसके अंदर भी अगर छोटी छोटी चीज ध्यान रखेंगे तो अधिक उपज आप मक्का की ले सकेंगे। जी सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आपने हमें बताया रबी मक्का के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, समय हो गया लेकिन जल्दी से 1-2 सवाल और ले लेते हैं। ये हमारे दर्शक हैं राकेश कंबोज सिरसा से, हरियाणा से, इन्होंने किया पॉली हाउस में कितनी सब्सिडी है, एक सवाल ये है। और दूसरे एक दर्शक है हमारे आकाश शिमला से, पॉली हाउस में खेती करते समय इस मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए क्या करें, मार्गदर्शन करें। जी, जैसा कि इन्होंने सब्सिडी के बारे में पूछा है, मैं इनको बता दूं कि 50% जो अनुदान है वो सरकार का लगभग सभी राज्यों में है। अगर पर्वतीय राज्यों की बात करेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे तो वहाँ ये अनुदान 70% तक है। अगर महिला उद्यमी और महिला किसानों की बात करेंगे तो ये 5 से 10% और बढ़ जाता है उनके लिए। और जो ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस के लिए प्लांटिंग मटेरियल, सीड और ड्रिप इरिगेशन और इससे संबंधित जो एक्सेसरीज होती हैं उन पर भी अनुदान मिलता है किसान को। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा था अच्छा उत्पादन कैसे, हाँ, जो अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ जिस फसल की मांग हो उसका चुनाव करें। संरक्षित खेती में पॉली हाउस की लागत उतनी ही लगाएं जितनी उस फसल के लिए आवश्यकता है, ताकि आपकी लागत कम रहे और आपका उत्पादन अधिक हो। और इसके साथ साथ किसानों को ये सलाह दी जाती है कि जैसे अभी आज का दिन है, आज पॉली हाउस जिन किसानों के लगे हुए हैं उन पर बहुत डस्ट हो गई है, उसको सफाई कर लें ताकि प्रकाश की मात्रा बहुत अच्छी फसल पर आए और उच्च गुणवत्ता के फ्लावर और फ्रूट्स आए लाइट के आने से, क्योंकि बहुत स्मोग हो गया है, फॉग हो गया है
और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो जो पॉलीथीन की छत है वो बिल्कुल काली पड़ी हुई है, उसकी सफाई कर लें ताकि आपकी फसल बहुत स्वस्थ और अच्छी उत्पादक बनी रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपने पॉली हाउस पर इतनी विस्तृत जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, आइए जल्दी से उस पर डाल लेते हैं नजर। अगले अंक का विषय है मोटे अनाज की खेती, और साथ ही हम आपको बताएंगे अंगूर की कटाई छटाई के बारे में। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, यानी पहले से ही ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे तक पहुंच जाएंगे कार्यक्रम से पहले, ताकि उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा टोल फ्री नंबर भी जानते हैं, जो कि कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए उपलब्ध रहता है। हेलो किसान का टोल फ्री नंबर आप देख लें, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप जब भी इस पर कॉल करेंगे, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें। 1800113060, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर आप हमारा आज का एपिसोड हेलो किसान किसी वजह से पूरा नहीं देख पाए हैं, कोई जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं, तो हमारा आज का कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें। इसके अलावा भी अन्य अंक भी जो हेलो किसान के हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप जो भी एपिसोड आपको अच्छा लगे उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने सुझाव, अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुँचाएँ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।